आज हम मध्यकालीन भारत द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर के टॉपिक भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण पर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गौरी के परिचय के बारे में बात करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बना दिया था और उसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था, तुर्क राज्य की स्थापना कर दी थी। किंतु भारत की भूमि पर वो तुर्की राज्य की स्थापना नहीं करी उसने, और भारत के ऊपर इस कार्य को गौर वंश के मोहम्मद गौरी ने पूरा किया। मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम जिसको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया है, उसने भारत के ऊपर अपने राज्य की स्थापना करी। भारत में आक्रमण करने के जो उसके उद्देश्य रहे, जो कारण रहे, जिन कारण से उसने भारत पर आक्रमण किया, उनमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उसका पहला प्रमुख कारण था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इससे पूर्व के आक्रमणकारी यानी गजनवी ने कभी भी भारत के ऊपर अपना अधिकार, अपने राज्य की स्थापना का उद्देश्य नहीं रखा। उसने भारत से, हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि वो भारत से केवल धन प्राप्त करना चाहता था, और वो धन लूटकर भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार वो भारत से धन लूट के लेके गया। किंतु अब गौरी ने जिसने कि करीब हम अगर समय की बात करें तो करीब 150 साल के बाद, गजनवी के 150 साल बाद भारत के ऊपर उसने आक्रमण किया था, और गौरी भारत के ऊपर मुस्लिम राज्य की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लेकर भारत की ओर उसने रुख किया था। दूसरा उद्देश्य जो उसके आक्रमण का रहा, वो पंजाब के गजनवी, पंजाब जो कि भारतीय पंजाब था, जो अभी आधा पंजाब जो पाकिस्तान में है, उसे पूरा मिलाकर भारत का भाग हुआ करता था, वो उस पंजाब को गजनवी वंश से छीनना। ये पंजाब जो कि भारत की सीमा थी, अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई, जो कि भारत की सीमा थी, जिससे कि मध्य एशिया से लोग भारत में प्रवेश पा रहे थे। इस क्षेत्र के ऊपर गजनवी वंश का शासन था, और गौर और गजनवी वंश के बीच में, गौर वंश और गजनवी वंश के बीच में बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी थी, और इसलिए पंजाब को गौरी अपने अधिकार में लाना चाहता था। उसका दूसरा कारण ये भी था, केवल दुश्मनी ही नहीं, लेकिन दूसरा कारण ये भी था कि गौरी, जो कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था, और पंजाब वो मार्ग था जिससे भारत के भीतर प्रवेश पाया जा सकता था, इसलिए वो पंजाब से गजनवी वंश को हटा के अपने राज्य की स्थापना वहाँ पे करना चाह रहा था। तीसरा कारण जो पूर्व के आक्रमणकारियों का भी रहा कि भारत से धन प्राप्त करना। भारत हमेशा से मध्यकाल में, हम सब जानते हैं कि एक संपन्न राष्ट्र रहा है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा, तो इसलिए भारत से धन प्राप्त करना, धन की लालसा, ये एक और महत्वपूर्ण कारण रहा था, जिसकी वजह से गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। अब हम उसके आक्रमणों की बात करें तो सर्वप्रथम उसने 1175 में मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। मुल्तान को अपने अधिकार में लेने के बाद मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण गुजरात पे रहा 1178 में। प्रथम आक्रमण में वो सफल रहा, मुल्तान उसके अधिकार में आ गया, लेकिन द्वितीय आक्रमण जो कि उसने गुजरात पर किया, उस आक्रमण में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, और उसे भारत में
पराजय का सामना, ये उसकी भारत में पहली पराजय थी जिसका उसको सामना करना पड़ा। गुजरात के शासक मूलराज ने, जो कि एक बहुत ही योग्य और साहसी शासक था, उसने गौरी को पराजित किया और गौरी भारत से पराजित होकर लौट गया। आगे के आक्रमणों के लिए उसने अपना फिर मार्ग बदला। अब वो गुजरात के मार्ग से, गुजरात के मार्ग से वो भारत प्रवेश नहीं कर रहा था। उसने पंजाब की तरफ अपना रुख अपनाया और फिर एक एक करके उसने पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1179 में उसने पेशावर पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके बाद उसने 1185 में सियालकोट पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और 1186 तक वो लाहौर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो गया। लाहौर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते ही करीब करीब पूरा पंजाब अब इसके गौरी के अधिकार का क्षेत्र हो गया था। और पंजाब जब गौरी के अधिकार का क्षेत्र हुआ तो उसके राज्य की सीमाएं भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमाओं से जुड़ गई। यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसा आपको मैप में नज़र आ रहा होगा। हम देखते हैं कि इस समय 3 महत्वपूर्ण शासक भारत के अंदर थे। हालांकि भारत में एकता नहीं थी, कोई केंद्रीय शासन नहीं था, लेकिन फिर भी 3 महत्वपूर्ण वंश थे जो भारत के अंदर शासन कर रहे थे। चौहान वंश, जिसका की अधिकार का क्षेत्र दिल्ली और अजमेर के आसपास और राजपूताना का क्षेत्र रहा। यहाँ पर चौहान वंश के बहुत ही शक्तिशाली शासक, या हम कहें कि इस काल के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका अधिकार था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र में चालुक्य वंश का अधिकार था, जहाँ भीमदेव और उसके पिता मूलराज का शासन रहा। इसके अलावा जयचंद, जो कि गहड़वाल वंश के थे और कन्नौज में उनका राज्य था, वो मध्य भारत में उनका अधिकार था। बंगाल के अंदर पाल शासक थे। तो इस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत में इस समय 3 महत्वपूर्ण शासक थे। तो पंजाब के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद गौरी ने जब पंजाब पर गौरी का आधिपत्य स्थापित हो गया तो दिल्ली की सीमाएं गौरी के राज्य की सीमाओं से जुड़ गई, या हम ये कहें कि चौहान वंश के राज्य की सीमाएं गौरी के राज्य की सीमाओं से टकराने लगी। अब पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक शक्तिशाली शासक था, उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित किए बगैर गौरी भारत में अपने स्थायी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता था। इसलिए अब ये आवश्यक हो गया था गौरी के लिए कि वो पृथ्वीराज के साथ युद्ध करे। गौरी ने 1188 के अंदर भटिंडा के किले के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया, और जब वो वापस लौटने लगा तो पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा की ओर बढ़ा ताकि वो वापस से भटिंडा के किले को अपने अधिकार में ले ले, जो कि उसके राज्य की सीमा पर स्थित था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के क्षेत्र में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा। ये मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी जिसका सामना उसे भारत में करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक शक्तिशाली शासक था, वो इसमें विजयी हुआ। उसने अपने क्षेत्र को भटिंडा के पंजाब के अपनी सीमा के आसपास के क्षेत्र को अपने अधिकार में पुनः ले लिया। लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी इस पराजय से बहुत परेशान हुआ। वो हार नहीं मानने वाला था, चूँकि उसका उद्देश्य भारत के ऊपर अपने राज्य की स्थापना करना था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने
युद्ध की पुनः युद्ध की तैयारी करी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ये लगने लगा, ये विचार किया, या ऐसा पृथ्वीराज चौहान जो था उसे ये लगा कि अब गौरी वापस भारत की ओर रुख नहीं करेगा। उसने शायद ऐसा माना कि जैसे गजनवी पूर्व में आया और भारत को लूट के वापस चला गया, अपने राज्य की स्थापना नहीं करी, गौरी भी शायद उसी उद्देश्य से आया है। और इसी विचार के साथ पृथ्वीराज चौहान ने बहुत दोबारा से किसी प्रकार के युद्ध की तैयारी नहीं करी। हम देखते हैं 1 वर्ष तक गौरी ने युद्ध की तैयारी करी और 1 वर्ष के पश्चात गौरी पुनः भारत युद्ध करने के लिए आया और इस समय तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए गया था, किंतु इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस दूसरे युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने साल भर में इस युद्ध की पूरा 1 साल का जो अंतराल रहा उस दौरान उसने किसी भी प्रकार के युद्ध की तैयारी नहीं करी। दूसरी तरफ गौरी ने अपनी सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण इस युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करते ही गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर क्षेत्र तक फैल गई थी और अब गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद उसने रणथंभौर के ऊपर उसके सेनानायक ऐबक ने आक्रमण किया और रणथंभौर को अपने अधिकार में ले लिया। इसके पश्चात 1194 में जो चंदवार के युद्ध के अंदर जयचंद, जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था, जो कन्नौज के ऊपर शासन कर रहा था, उसके साथ गौरी का युद्ध हुआ और गौरी ने जयचंद को युद्ध में परास्त किया। जयचंद की युद्ध में मृत्यु हो गई और कन्नौज का क्षेत्र भी जयचंद के अधिकार में आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि गौरी ने भारत के ऊपर एक एक करके भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया और भारत में अपने राज्य की स्थापना करी, गौर वंश के राज्य की स्थापना करी। गौरी अंतिम बार भारत 1205 में आया और 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गई। भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में दासवंश की स्थापना की गई और हम देखते हैं कि भारत, जो कि एक बहुत ही विस्तृत राज्य था, वो इस्लाम शासकों के हाथ में चला गया। यहाँ पर मुसलमान शासकों की सत्ता स्थापित हो गई। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हिंदू राज्यों के पराजय के क्या कारण रहे। देखिए, पहली बात तो ये कि सैनिक दुर्बलता, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, गजनवी के काल में भी सैनिक दुर्बलता एक बहुत बड़ा कारण रहा गजनवी की विजय का। उसी तरीके से गजनवी के 148 साल बाद जब गौरी ने आक्रमण किया तब भी वही स्थिति बनी रही, सैनिक दुर्बलता बनी रही। भारतीय शासक सेना के प्रति उन्होंने सेना को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं करी। उनकी सेना जो पारंपरिक तरीके से युद्ध करती थी वही करती रही। साथ ही साथ सेना को समय समय पर जो उसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए, उसमें जो एक मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए सेना का, वो नहीं बढ़ाया गया। दूसरा कारण राजनीतिक दुर्बलता रही। ये जो राजनीतिक दुर्बलता जो थी वो हमें स्पष्ट नज़र आती है जब हम भारतीय राज्यों के बारे में बात करते हैं। भारत में हालांकि गजनवी के काल के बाद की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें बड़ी परिवर्तन आया था। कुछ महत्वपूर्ण वंश अपनी शक्ति का विस्तार कर चुके थे, किंतु कोई भी केंद्रीय शासक नहीं था, कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में लेकर रखे। और ऐसी स्थिति के अंदर भारत में
राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट रूप से नज़र आ रही थी, जिसका फ़ायदा गौरी को मिला। ये जो अलग अलग शासक थे, ये एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और विदेशी आक्रमण के समय ये एक नहीं हो सके। तीसरा कारण सामाजिक दुर्बलता रहा, यानी समाज में अभी भी पूर्व की भांति ही धर्म, जाति पाति, भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और उसका परिणाम ये निकला कि सेना इससे प्रभावित हुई। सेना में जातिवाद और विभिन्न जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य थे उनका प्रभाव पड़ा और सेना कमज़ोर हो गई। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि राजपूतों ने अपनी सीमा के प्रति उदासीनता को व्यक्त किया। हम सभी समझते हैं ये बात इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते कि सीमाएं यदि सुरक्षित नहीं होंगी तो राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और ऐसा ही हुआ, इस युग में भी ऐसा ही हुआ। राजपूत शासक एक दूसरे के साथ विरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे का सहयोग नहीं दिया और यही एक कारण रहा जिसकी वजह से गौरी भारत में प्रवेश पाने में सफल हुआ। अंतिम और महत्वपूर्ण कारण एकता का अभाव, जैसा हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। शासक एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भाव रख रहे थे और एक राज्य का जब विदेशी शक्ति के साथ युद्ध हो रहा था तो दूसरा राज्य उसको किसी प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जो एकता का अभाव था उसने संपूर्ण भारत के लिए एक नया चैप्टर खोला। हम देखते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दास वंश की स्थापना करी और इसके साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम अगला टॉपिक लेंगे।